हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैतव्य क्लासेस में। डेली के एमसीक्यू सीरीज़ में हम लोग जो क्लास करते हैं, जो कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। इसी के तहत हम लोग आज बिहार स्पेशल का क्लास लाए हैं, जिसमें प्राचीन इतिहास, बिहार का जो प्राचीन इतिहास है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इसमें सिर्फ बिहार का नहीं, आपको भारत का भी कुछ दिखेगा। आप जानते हैं कि हमारे बिहार का जो प्राचीन इतिहास है काफ़ी ज़्यादा अखंड रहा और काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छे देखने को मिला है। बिहार का जो प्राचीन के तौर पे हम देखते हैं कि खास तौर पे मौर्य साम्राज्य के बारे में हम जानते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली, उनके बाद जो वहाँ से शासन होता है, मगध साम्राज्य का उदय से लेकर के मगध साम्राज्य बिहार में लगभग पहले 8 प्रांत 16 प्रांत थे, जिसमें कि मगध सबसे बड़ा प्रांत के तौर पे जाना जाता है, जो कि पटना क्षेत्र के आसपास आपको देखने को मिलता है। इसका पूरा विस्तार लगभग पूरे भारत में इसका विस्तार हो चुका था अशोक के आते आते। उसके बाद में यहाँ पे कई सारे वंशों से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो गुप्त वंश हो या फिर गोपाल पाल वंश हो। इन सभी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने, पहला क्वेश्चन कहता है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। इसमें से कर्नाट वंश का संस्थापक पूछा जा रहा है। हम लोग फटाफट सिर्फ आंसर टिक करते जाएंगे, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे। विश्लेषण करने के बाद ज़्यादा लंबा क्लास हो सकता है, तो इसलिए कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। ये नान्यदेव, नरसिंहदेव, विजयदेव और हरिदेव। कर्नाट वंश का संस्थापक जो था वो थे नान्यदेव। कौन थे? नान्यदेव। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था, यानी कि व्यापक पैमाने सबसे बड़ी मात्रा में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। आपको पता होगा कि कुषाण वंश के से संबंधित थे, जिन्होंने कि स्वर्ण मुद्रा का जो भारत में लगभग प्रयोग किया था। तो यहाँ पे देखते हैं कि व्यापक पैमाने पर किन्होंने किया था। पुष्यमित्र शुंग, मेनांडर, विमकड़फिशस, गौतमीपुत्र, सतकर्णी। इसका जो आंसर होगा गौतमीपुत्र सतकर्णी। सी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे 3 नंबर आंसर देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास स्लो लग रहा है तो आप इसको 1.5 या 2 गुने स्पीड में, आपको जितने से सही सम्मत हो आप उस स्पीड में इस क्लास को आराम से देख सकते हैं, ताकि आपके लिए ये आसान सीधा और जल्द से जल्द खत्म कर ले आप। चलिए 3 नंबर देखते हैं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी। रेशियस, प्लिनी, टॉलमी, स्टेबो या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की थी। कौन थे ऐसा। धरिंद्र, बी है संग्राम धनंजय, सी है बालपुत्र देव, डी है चूड़ामणिवर्मन। इसका जो आंसर होगा बलपुत्र देव थे। इसका आंसर क्या होगा? बलपुत्र देव। सी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और आमिर। इसका जो आंसर होगा ए नंबर आर्यभट्ट होगा। क्या होगा? ए नंबर आंसर होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। पहली बौद्ध संगति महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण क्या होता था। महापरिनिर्वाण मतलब बुद्ध की मृत्यु है। और वहीं पे अगर देखा जाए तो महाभिनिष्क्रमण क्या था। जब बुद्ध गृह त्याग करते हैं तो महाभिनिष्क्रमण कहलाया, और महापरिनिर्वाण बौद्ध की मृत्यु के बाद बात की गई है। यानी कि बौद्ध की जब बौद्ध जन्म में जब उनका मृत्यु हुआ तो उसको क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। राजगिरी में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में या इनमें से कोई नहीं। 6 नंबर का आंसर होगा राजगिरी में सबसे पहला बौद्ध हुआ था, अजातशत्रु द्वारा करवाया गया था। 7 नंबर, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत यात्रा की थी। फाहियान, फांसी हुई, याद रखिएगा। चीनी यात्री जो आया था, फांसी हुई, फाहियान, संयुगन और हुइत्सिंग। इस प्रकार से इसका हम लोग जानते हैं।
तो चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त और श्रीगुप्त, ये जो आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। बी नंबर आंसर इसलिए सही होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, पुराणों में, मेगास्थनीज के इंडिका में पुस्तक में। इसका जो आंसर होगा मौर्य साम्राज्य का सबसे अच्छा विस्तृत वर्णन आपको मिलेगा मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका में आपको देखने को मिलेगा। 9 नंबर, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? अशोक का जो धम्म था इसका मूल संदेश क्या था? राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। इसका जो मुख्य बात था बड़ों का सम्मान था। क्या था? बड़ों का सम्मान। सी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा, सी नंबर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक आप जानते होंगे बुद्धम धम्मम संगम त्रिपिटक थे, जैन का, हिंदू का, पारसी का, बौद्ध का। त्रिपिटक किसका प्रमुख पुस्तक है? ये बौद्ध का प्रसिद्ध पुस्तक है। 11 नंबर क्वेश्चन, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध पे, शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास पे, विदेश नीति पे और धन संचय पे। उपयुक्त में से कोई नहीं। कौटिल्य का जो पुस्तक है, कौटिल्य ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, तो इसका क्या होगा आंसर? शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास से संबंधित था। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, ये वाला क्लास आप लोग को सभी एग्जाम में के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। जितने भी क्वेश्चन है ये सभी किसी न किसी प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आप जो ये 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं ये खुद लगभग आपको बीपीएससी 63 बीपीएससी में पूछा गया था। इसमें लगभग आपको अभी जो पहले देखे लगभग 64वीं 63वीं बीपीएससी के आसपास पूछा गया क्वेश्चन। आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के चेक कर सकते हैं कि आपको वहाँ पे पूछा गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर, मेगास्थनीज दूत था। मेगास्थनीज किसका दूत था? इनमें से पहला है सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का और यूनानियस का। इनमें से किसका दूत था मेगास्थनीज? मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का दूत था। मेगास्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का। जब चंद्रगुप्त उसको हराता है तो इसके बाद में अपनी पुत्री से शादी करवाता है। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री से चंद्रगुप्त के साथ शादी करवाता है, जिसका नाम था कार्नेलिया या फिर हेलेना के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके साथ साथ ही 4 प्रांत भी थे, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान को दान में दिया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य को दान स्वरूप मिला था, यानी कि तिलक के रूप में समझिए। इतना 4 प्रांत मिल गया। आज के ज़माने में तो लाख रुपये देता है तो उसी में तिलक। चलिए ऐसे सही में तिलक नहीं लेना चाहिए। कहा जाता है कि सेल्यूकस निकेटर ने इसलिए हमला किया था क्योंकि मगध प्रांत में उस समय जो था बहुत ज़्यादा हाथियाँ रहते थे और सेल्यूकस निकेटर वही हाथी प्राप्त करने के लिए इस पर आक्रमण किया था। जिसके बाद देखते हैं कि जब ये संधि हो जाता है युद्ध का, शादी कर देते हैं अपना पुत्री का, तब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुर यानी कि सेल्यूकस निकेटर को लगभग 500 हाथी दान स्वरूप देता है। और मेगास्थनीज को अपने दूत को सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में बैठा था कि जाओ तुम मेरी बेटी का देखभाल करना। जैसे कि कई सारे हिंदी फिल्में भी देखे होंगे कि बेटा के शादी में, पुत्री की शादी में मामा को दान में दे देता था, ले जाओ दान को, भाई को दान में दे देता है, ये वहाँ देखभाल करेगा। उसी प्रकार से कुछ था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह, मती सिंह, राम सिंह और श्याम सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह थे। कौन थे? हरि सिंह। ए नंबर आंसर सही है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी, मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में होता है, चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में होता है और राजगिरी में पहला होगा। पहला 14 नंबर का क्या होगा आंसर? ए नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? ए नंबर आंसर। अब बताइएगा कि पाटलिपुत्र में जो बौद्ध संगीति तीसरा बौद्ध संगीति होता है, पाटलिपुत्र में तीसरा बौद्ध संगीति जो होता है, ये किसके शासनकाल में कौन करवाते हैं? और पहला बताइए कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पहला बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन है पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में जानते हैं। ये मेसोपोटामिया के सभ्यता के आसपास क्या मानी जाती है। सिंधु सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? याद रखिएगा, ये मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। इस युग में कई सारी चीज़ हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कई जगह से पकी हुई मीट। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल जो था मोहनजोदड़ो था। सबसे बड़ा कौन सा? मोहनजोदड़ो, जो वर्तमान शायद पाकिस्तान प्रांत के पंजाब में पड़ता है।
वहीं अगर भारत में बात करें, राखी गढ़ी आपको देखने को मिलता है, जो गुजरात प्रांत के आसपास ये है। सिंधु सभ्यता के जो 1921-22 में जो है, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा की खोज की थी। वहीं उसके बाद देखते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी द्वारा की जाती है 1922 के आसपास। रखाल दास बनर्जी द्वारा 1921 में मोहनजोदड़ो, 1922 में मोहनजोदड़ो, 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी। इस सभ्यता के हड़प्पा के नाम से हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, एक बार और देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूज्य स्थल, कला और वास्तुकला। इसमें से क्या जो था सबसे मुख्य था? इसका जो सबसे मुख्य था, पक्की हुई ईंट से बनी इमारत इमारत भी मिला है वहाँ पे। सबसे बड़ा स्नानागार याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में था। उदंतपुर शिक्षा केंद्र। सिंधु घाटी सभ्यता में एक चीज़ याद रखिएगा, किस धातु से अपरिचित थे? तो वो लोग जो थे, धातु अगर बोले तो लोहा से अपरिचित थे पूरी तरीके से, और अगर जानवर बोले तो घोड़ा से। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? उदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में? बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु। उदंतपुर शिक्षा केंद्र कहाँ पे स्थित था? ये आंसर होगा बिहार में स्थित था। चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री संयुगन भारत की यात्रा कब की थी? 1515 ईस्वी से 520, 515 से 520, 525, 529, 545 से 552, 592 से 597। इसका जो आंसर होगा 515 से 520 के बीच में वो सफर आए हुए थे भारत। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? बिना जोती हुई भूमि को, सिंचित भूमि को, घने जंगल वाली भूमि को, जोती हुई भूमि को। ये बिना जोती हुई भूमि को अपृहत के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? महामेघवाहन वंश से, चेदी वंश से, सातवाहन वंश से और राठ भोज वंश से। इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे अपने दोस्तों में ज़रूर एक बार शेयर कर दें। चलिए आगे देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, लुम्बिनी में, वैशाली में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध, आपको पता होगा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक जाने जाते हैं। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। ये लगभग नेपाल के प्रांत में आसपास पड़ता है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आप जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के जिसे भागलपुर में स्थापित किया गया था, कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, धर्मपाल और पुष्यगुप्त। नालंदा के जो संस्थापक थे कुमारगुप्त थे। गुप्त वंश का संस्थापक गुप्त वंश से संबंधित थे कुमारगुप्त। गोपाल थे वैसे गुप्त वंश का संस्थापक कुमारगुप्त नहीं थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, घटोत्कच इस तौर पर जाना जाता है। चलिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी, ये उनके बारे में पूछ रहा है कि महावीर जैन धर्म से संबंधित है। कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र, वैशाली, मगध। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर हुए? जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए थे। महावीर स्वामी कितने नंबर के तीर्थकर थे? जल्दी बताइए। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? मगध का जो सबसे प्रारंभिक राजधानी था क्या था? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी, चंपा। मगध का सबसे प्रारंभिक राजधानी राजगिरी जाना जाता है, जो कि बृहद्रथ के वंश से संबंधित था। जब बृहद्रथ वंश का संस्थापक किया गया था उसी समय राजगिरी था। जबकि उसी में देखते हैं उदयन नाम के व्यक्ति ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी और अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र उन्होंने बनाया था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे? जिस वंश से उदयन थे। अजातशत्रु का ही बेटा उदयन था ना, तो अजातशत्रु का बेटा उदयन था। तो किस वंश? मौर्य, हर्यक, नंद, गुप्त। अजातशत्रु जो थे हर्यक वंश से संबंधित थे। कौन से वंश से? हर्यक वंश से संबंधित थे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? थोड़ा देर पहले बता दिया गया था। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? ये तो पता होगा आप लोग को, बताए हुए थोड़ा सब समय पहले। तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया, पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संघ थी पाटलिपुत्र में बुलाया गया था और उसमें वहाँ के राजा कौन थे? अशोक थे। अशोक। इसकी अध्यक्षता किसने की थी ये आप बताइए। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? बौद्ध विहार में
बौद्ध ज्ञान जो बौद्धवीर किस वंश से संबंधित? चतुर्थ, तृतीय, चतुर्थ और सी डी है इसका पंचम और षष्ठम। ये जो होगा चतुर्थ वंश से संबंधित है। इसे कि इस पेड़ की जो कटवा दिया गया था, शशांक ने इस पेड़ को काट दिया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का सबसे पहला गणतंत्र माना जाता है, जहाँ पे अलग अलग देश मॉडर्न युग में आके बोला कि पहले हम आज़ाद हुए, वहाँ कई हजारों साल पहले हमारे भारत में ही गणतंत्र स्थापित हो चुका था। कौन सा गणतंत्र था? मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी। इसका जो आंसर होगा लिच्छवी सबसे पहला गणतंत्र था। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन, अशोक, बिंबिसार, महापद्मानंद। हर्यक वंश के संस्थापक कौन से? हर्यक वंश के संस्थापक, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले आप पढ़े हर्यक वंश। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे उन्हीं से संबंधित है ये। हर्यक वंश के यानी कि उसी हर्यक वंश के थे ये। उदयन होगा, अशोक होगा, बिंबिसार या महापद्मानंद। उदयन। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन। इन्होंने ही पाटलिपुत्र का पूरा नगर निर्माण करवाया और अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र लाया। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश। नंद वंश का सबसे लास्ट कौन था? घनानंद था सबसे लास्ट। कि महापद्मानंद था? महापद्मानंद होगा। नंद वंश का संस्थापक हाँ, इसके बाद कौन सा? मौर्य, सोंग, गुप्त, चंपा। नंद वंश के बाद मौर्य वंश आता है। देखते हैं कि इसकी चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का शासक धनानंद को हरा करके ये गद्दी हासिल की थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रूर था। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ स्थापित की गई थी? विश्व का सबसे पहला गणतंत्र व्यवस्था कहाँ स्थापित की गई थी? वैशाली, एथेंस, स्पार्टा, पाटलिपुत्र। इसका जो आंसर होगा वैशाली में स्थापित किया गया था। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी विद्यालय हुएनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध और नालंदा। इनमें से क्या होगा आंसर? नालंदा में हुएनसांग ने अपने अध्ययन को पूर्ण किया था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, पाटलिपुत्र का जो प्रशासन का वर्णन है वह सबसे अच्छा कौन सा? दिव्यवदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक का शिलालेख। इसका जो आंसर होगा अशोक का शिलालेख। 33 नंबर क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में, जब अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध सभा आयोजित किया गया था। कौन सा सभा आयोजित किया गया था? तृतीय बौद्ध सभा आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? जल्दी से बताए, क्योंकि बताया गया क्वेश्चन है। चलिए 10 गिनते हम लोग, 10 तक हम वेट कर रहे हैं। आप जल्दी से इसका आंसर जल्दी से दीजिए। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध सभा कहाँ आयोजित किया गया था? जल्दी बताइए। ये पाटलिपुत्र, हाँ पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। वहीं अगर पूरी तरीके से इसके बारे में जाने तो पहला जो हुआ था, पहला बौद्ध सभा राजगिरी में, वैशाली में हुआ था। राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगिरी में, जिसके अजातशत्रु उस समय शासक था और इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? महाकश्यप। तृतीय बौद्ध सभा जो अशोक था इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मौगलीपुत्र तीस। वहीं द्वितीय का शुभकामी या सबकामी कहा जाता है, जो कि कालाशोक के समय हुआ था। कालाशोक उसमें शासक थे। चतुर्थ बौद्ध सभा कनिष्क के समय हुआ था और ये वसुमित्र की अध्यक्षता में किया गया था। चतुर्थ बौद्ध सभा वसुमित्र की अध्यक्षता में कब किया गया था? चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मगध का कौन सा राजा था जिसने सिकंदर महान के समकालीन था? सिकंदर महान के समकालीन महापद्मानंद, धनानंद, शुक्ल, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जो आंसर होगा धनानंद सिकंदर का समकालीन था। 35 नंबर क्वेश्चन, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन। अब तक उम्मीद है आप लोगों को क्लास समझ में आया हो। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर थोड़ा सा बस करें कि आपको क्लास कैसा लगता है। चलिए इसका देखते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। विक्रमशिला को जो संस्थापक था इसके संस्थापक का क्या नाम था? देवपाल, धर्मपाल, नयनपाल और नरेंद्र पाल। इसके जो संस्थापक थे धर्मपाल थे। कौन थे? धर्मपाल। धन्यवाद फ्रेंड्स हमारे साथ आप लोगों का बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग अगले दिन कुछ नए MCQ सीरीज़ के साथ, जो कि आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टस से काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा।